नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं ABY एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। हम अर्थव्यवस्था के विषय पढ़ रहे थे और हम उसकी तीसरी क्लास में आगे बढ़ते हुए हम आगे बात करने वाले कि अर्थव्यवस्था अब आगे किन किन आधारों पर कितने प्रकार की। अभी तक हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, जिसमें अपन ने बात करी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। अब अपन बात करने वाले हैं कि विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, हमने इससे पहले वाली क्लास में बात करी थी कि अर्थव्यवस्था इसके आधार पर बात करी थी कि राज्य सरकार की भूमिका, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब अपन सेकंड आधार लेने वाले कौन सी, विकास की अवस्था। इसके आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी, विकसित, विकासशील और अल्प विकासशील। तो अपन पहली बात करते हैं कि विकास की अवस्था के आधार पर ठीक है, इसके आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। ठीक है, पहला आधार कौन सा था, सरकार की भूमिका के आधार पर। दूसरा आधार क्या है, दूसरा आधार है कि इस मतलब विकास की जो अवस्था है वो कौन कौन सी अवस्था है जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो पहली अपन ने बात करी, तो फर्स्ट प्रकार है विकसित अर्थव्यवस्था। पहली कौन सी है, विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी विकासशील विकासशील अर्थव्यवस्था है ना। पहली होगी विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी है विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरी है अल्प विकसित या बोलते हैं अल्प विकासशील। तो अपन इसको बोलते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो विकास की अवस्था के आधार पर भी अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। पहले विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब हम बात करेंगे सबसे पहले विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्थाएं कौन सी होंगी, देखो नाम से ही समझो इस बात को कि वे अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से विकसित हो चुकी है। इसके लक्षण क्या होंगे कि भाई जहाँ पे रोड की फैसिलिटी अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी होगी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। तो जिस तरीके से जहाँ पर सारी मूलभूत आवश्यकताओं वाली चीज़ों का पूरी तरीके से अच्छे तरीके से विकास हो चुका है, उसको अपन क्या बोलेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था। लेकिन जो हमने बात कही, संयुक्त राष्ट्र ने क्राइटेरिया दे रखा है कि मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक अनुपात दे रखा है कि इस अनुपात के आधार पर ये वो डिसाइड होगा कि कौन सी अर्थव्यवस्था को अपन विकसित अर्थव्यवस्था में बात करेंगे, कौन सी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, कौन सी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो संयुक्त राष्ट्र या UN जिसको बोलते हैं अपन, यूनाइटेड नेशन, वो ये कहता है कि जिस अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय, ये क्या होता है, ये अपन आगे जब फैक्टर में बात करेंगे, आप उसमें आपको आगे जब अपन बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, आपको पूरी तरीके से मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। बस यूं समझ लो कि किसी भी देश का एक नागरिक आमतौर पर उसको एवरेज कितना पैसा एक साल में कमाता है। तो अगर इसके आधार पर UN ये कहता है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में सकल प्रति व्यक्ति आय $13,845 से अधिक कमाता है, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था की सकल प्रति व्यक्ति आय $13,845 से प्रति वर्ष अधिक है, तो वो अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाएगी, विकसित अर्थव्यवस्था। ये कौन डिसाइड करता है, ये किसने दिया है क्राइटेरिया, तो ये क्राइटेरिया देने वाला है
यूएन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। इन अर्थव्यवस्थाओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज। इसका सबसे अच्छा उदाहरण में आप यूरोपियन कंट्रीज ले सकते हो, जिसमें फ्रांस, यूके, अपना ये जर्मनी, ये सारी कौन सी, अमेरिका, ये सब कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो ये सारी अर्थव्यवस्था जो है विकसित अर्थव्यवस्था है, जिनमें सकल प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष $13,845 से अधिक कमाता है। अब देखना, ये जो क्राइटेरिया है ये फिक्स नहीं है। देखो ये वापस करंट का विषय आ गया, क्यों? क्योंकि जब यूएन साल दर साल इसको क्या है, इस फिगर को चेंज करता रहता है। तो जब भी कभी अब हो सकता है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले टाइम तक हो सकता है इस फिगर को चेंज कर दे, तो आपको ये अपडेट करना रहेगा कि ये आपके एग्जाम के टाइम पे ये फिगर क्या है। हाल फिलहाल 2024 की रिव्यू मीटिंग के अनुसार यूएन ने ये डिसाइड किया है कि जिस भी किसी अर्थव्यवस्था में सकल प्रति व्यक्ति आय 13,845 से अधिक है, उस अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कही जाएगी? तो विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी बात करें अपन, विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। क्या बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब ये वो अर्थव्यवस्थाएं जो विकसित होने की राह पे चल रही है। मतलब पहले ये अल्प विकसित थी, यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, यहाँ पर रोडें नहीं थी, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं थे, यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि जो इंसान की मूलभूत आवश्यकता है जीने के लिए वो भी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनका विकास हो रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम हमारा देश ही देख लेते हैं, भारत। एक टाइम पे जब आप देखोगे 1980-75 में भारत ये जब आज़ाद हुआ था, तो भारत में हम एक क्राइटेरिया लें कि भाई अगर आप राजस्थान की आर्थिक समीक्षा उठा के देखोगे तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई भारत में जब देश आज़ाद हुआ था तो राजस्थान में लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें ही थी। आज के टाइम पे राजस्थान में लगभग 1.5-2 लाख किलोमीटर के आसपास सड़कें हुई। तो मतलब क्या है, हम जब अल्प विकसित थे उससे हम विकसित होने के राह पर चल रहे, तो उन अर्थव्यवस्थाओं को क्या बोला जाता है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। धीरे धीरे हम बुनियादी सुविधाओं को विकसित करते जा रहे हैं। अब देखोगे आप, भारत सरकार ने एम्स बनाए, आईआईटीज बनाई, आईआईएम बनाए, तो वो उस टाइम नहीं थे जब हम आज़ाद हुए। हम क्या है, धीरे धीरे उन शिक्षण व्यवस्थाओं को बना रहे, हम हॉस्पिटल्स बना रहे, हम रोड्स बना रहे, हम हाईवेज बना रहे। क्यों बना रहे? ताकि हमारे यहाँ पे मूलभूत आवश्यकता है अच्छी तरीके से हम बना लें और हम भी क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था बने। और हमारा टारगेट क्या है कि भारत कब तक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा? मोदी जी कहते हैं कि हम 2047 तक भारत भी क्या हो जाएगा, विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे अपन ने बात करी थी कि विकसित अर्थव्यवस्था में क्या है, यूएन ये कहता है कि सकल प्रति व्यक्ति आय $13,845 से अधिक हो जाएगी, वो अर्थव्यवस्थाएं कौन से कहलाएंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था, ओ विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक वैसे ही विकासशील अर्थव्यवस्था एक क्राइटेरिया क्या है? जिन अर्थव्यवस्था में सकल प्रति व्यक्ति आय, सकल प्रति व्यक्ति आय 1136 से लेकर $13,845 के बीच है, वो अर्थव्यवस्थाएं कौन सी कहलाएगी? वो अर्थव्यवस्थाएं कहलाएंगी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। मतलब अगर कोई इस देश के नागरिक, जिस किसी भी देश के नागरिक $1136 से लेकर $13,845 प्रति वर्ष ऑन एन एवरेज कमाते हैं, वो अर्थव्यवस्थाएं कौन सी कहलाएगी? विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, इसके उदाहरण सबसे अच्छा तो है ही हमारा प्यारा भारत, और दूसरा बहुत अच्छा उदाहरण हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर मान लो, वो कौन सा है? चीन। तो ये जो अर्थव्यवस्था ये किसमें आती है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखना, चीन भी अभी तक विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं हुआ है, वो भी विकासशील अर्थव्यवस्था, और भारत भी विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तीसरी अर्थव्यवस्था अपन ने कौन सी प्रकार की बात करी? तो तीसरा जो प्रकार है वो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। देखो ये वो देश है
या ये वो अर्थव्यवस्था जहाँ पर बुनियादी आवश्यकता भी नहीं है, जहाँ पर शायद सड़क नहीं मिले, जहाँ हॉस्पिटल नहीं मिले, जहाँ आपको एजुकेशन की या शिक्षण व्यवस्था नहीं मिले, वो सारी व्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था, कौन सी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अपन ने बात करी थी विकसित अर्थव्यवस्था, कितने डॉलर से ज्यादा, 13,845। विकासशील अर्थव्यवस्था 1136 से लेकर 13,845 तक। इसमें जो किसी भी अर्थव्यवस्था में सकल प्रति व्यक्ति आय कितने से कम हो, 1135 डॉलर से कम हो, वो सारी अर्थव्यवस्था किस में आ जाएगी, वो सारी अर्थव्यवस्था आ जाएगी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, या जिनको अपन बोलते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। अपन ने बात करी विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, विकसित अर्थव्यवस्था जिनकी प्रति व्यक्ति आय 13,845 डॉलर से प्रति वर्ष से अधिक हो। फिर बात करें विकासशील, जिनकी क्या है 1136 से लेकर 13,845 डॉलर प्रति व्यक्ति सकल प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष के इनके बीच में हो। और अपन ने बात करी तीसरी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जिनकी क्या, जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1145 डॉलर से कम हो और जिनमें बुनियादी आवश्यकताएं न के बराबर विकसित हुई हो, उनको अपन कौन से बोलते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इनके सबसे अच्छे उदाहरण आप अफ्रीकन देश मान लो, अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे जैसे युगांडा, बहुत से ऐसे देश है जिनमें आज भी क्या है, बुनियादी आवश्यकताएं बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई है। उन अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं अपन, अल्प विकासशील अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अपन ने अभी तक 2 आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लिए। पहला, सरकार की भूमिका के आधार पर अपन ने 3 बात करी, समाजवाद, पूंजीवाद और मिश्रित इकोनॉमी। दूसरी अपन ने बात करी विकास की अवस्था के आधार पर। पहला कौन सा था, विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील और तीसरी अल्प विकसित। अब अपन तीसरा आधार पे बात करेंगे, तो अपन वापस उसी चार्ट पे आते हैं अपने। ठीक है, तीसरा आधार क्या है, क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि 3 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा, कृषि से संबंधित समझ लो, जो कोई भी हम प्रकृति से प्राप्त करते, तो यहाँ पर कौन सी हो गई, कृषि अर्थव्यवस्था। दूसरी द्वितीयक क्षेत्र उद्योग, जिसमें उद्योग आते हैं, तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था। और तीसरी हमने बात क्या करी थी, प्रत्येक सेवा, जहाँ मानव को संसाधन बनाया जाता है, तो वो कौन सी होगी, सेवा अर्थव्यवस्था। तो अब अपन तीसरे आधार पर बात करने वाले, जो कौन सा है, क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। तो तीसरा आधार अपना क्या हो गया अर्थव्यवस्था को डिवाइड करने का, क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। देखो यहाँ पे चीज समझो, ये बहुत इजी है, 1-2 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। देखो कोई भी अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र से बनती है, एक अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों से मिलकर बनती है। कौन कौन से, पहला हो गया भाई, आप 3 चीजों से पैसा कमाओगे कोई भी अर्थव्यवस्था। पहला कौन सा हो गया, या तो आप कृषि से कमाओगे, कृषि करके कमाओगे। दूसरा कौन सा हो गया, उद्योग। और तीसरा कौन सा हो गया, सेवा। सेवा मतलब जहाँ पर डॉक्टर, टीचर ये आ जाते हैं भाई, या तो आदमी खेती करे, या किसी फैक्ट्री में नौकरी करे, या कहीं मास्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए। इन तीनों से अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास। इन 3 से मिलकर ही कोई अर्थव्यवस्था बनती है। तो जिस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान, मान लो किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 50% से ज्यादा हो, कितना हो, 50% से ज्यादा हो, या पूरी तरीके से, या कहें कि अपन ज्यादा से ज्यादा योगदान कृषि का हो जिस अर्थव्यवस्था में, तो उस अर्थव्यवस्था को अपन कौन सी बोलेंगे, कृषि अर्थव्यवस्था। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ था, या आज़ादी से पहले भारत में सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया जाता था, कृषि पे। सबसे ज़्यादा लोग किस में इन्वॉल्व थे, कृषि में। सबसे ज़्यादा भारत को आय किससे प्राप्त होती थी, कृषि से। तो भारत उस टाइम पे कौन सी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी आज़ादी के समय, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था थी, कृषि अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अगर किसी अर्थव्यवस्था में उद्योग का जो योगदान है वो 50% से अधिक है, मतलब मेजर पॉपुलेशन या मेजर जो कमाई है वो अगर औद्योगिक क्षेत्र से आती हो, तो वो अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाएगी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। इसका उदाहरण आप चीन को ले लो।
ठीक है, चीन में आज क्या सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग अब दुनिया का कोई है तो कौन सा है? चीन। कोई सा भी सामान उठा के देखो, ये पेन उठा के देखो, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं मेड इन चाइना लिखा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर उद्योग कहाँ पर स्थापित है? चीन में। और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग अभी बात करें औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो चीन में। तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा हो गया अपना? तो चीन। तीसरी बात करते सेवा। मतलब अगर किसी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक होगा, जिसकी जीडीपी में 50% से अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होगा, उस अर्थव्यवस्था को अपन कौन सी बोलेंगे? तृतीयक अर्थव्यवस्था या सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। भारत एट प्रेजेंट, जब आजाद हुआ था तब भारत जो था वो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था, लेकिन भारत अब धीरे धीरे सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। तो इस अर्थव्यवस्था को कौन सी बोलते हैं अपन? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था। ये अपने तक तीसरे प्रकार के आधार पर कि सेवा की क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की थी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की। अब अपन बात करते हैं, ये 3 आधार हो गए, अपन बात करते हैं चौथे आधार की। चौथा आधार अपना कौन सा है? नियोजन के आधार पर। कौन सा आधार है? नियोजन के आधार पर। पहली बात कर लिया अपन सरकार की भूमिका के आधार पर, दूसरी विकास की अवस्था के आधार पर, तीसरी क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, चौथी नियोजन के आधार पर। ठीक है, तो अपन बात करते अब चौथा आधार अपना नियोजन के आधार पर। ठीक है, नियोजन के आधार पर पहली प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या है? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। मतलब जिस अर्थव्यवस्था में सारे काम पहले योजना बनाकर किए जाते हैं, उसको अर्थव्यवस्था को कौन सी बोलते हैं? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। जैसे अभी हमारे यहाँ पर एक आयोग काम करता है, आपने भी नाम सुना होगा। जब मोदी जी सरकार में आए, उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया? उन्होंने सबसे पहले क्या किया? पहले जो योजना आयोग चलता था उसको खत्म किया, उसकी जगह क्या लाए? नीति आयोग लाए। और उसने टारगेट दिया कि भाई हम ऐसे क्या काम करेंगे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाए। तो हम क्या है, कोई भी काम प्लानिंग करके करते हैं। तो इससे पहले एक आयोग था हमारे यहाँ पर, योजना आयोग। ये क्या काम करता था? ये पंचवर्षीय योजना बनाता था। ठीक है, जो अपने सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आगे काम भी आएगी, क्या इसको में से सवाल भी आता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बनाता था। तो ये क्या करता था कि आने वाले 5 साल में हम किस तरीके से काम करेंगे, हम लोग को किस किस क्षेत्र पर फोकस करना, इस तरीके से प्लानिंग करके जिस अर्थव्यवस्था में काम किया जाता है उनको अपन क्या बोलते हैं? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। दूसरी कौन सी हो गई अपनी इसमें? गैर योजनाबद्ध। ठीक है, ये जस्ट योजनाबद्ध के अपोजिट है। इसमें मतलब कोई भी काम प्लानिंग करके नहीं किया जाता है कि हम आने वाले सालों में कैसे क्या करेंगे, कुछ क्या हमारा किस क्षेत्र पर फोकस रहेगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता। इसमें आवश्यकता के हिसाब से कि जिस जिस टाइम पे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, उसके अनुसार काम किया जाता है। उन अर्थव्यवस्थाओं को अपन क्या बोलते हैं? गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अपने 3-4 तरीके के हो गए, जिस 4 आधारों पर अपन ने बात कर ली है अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, पहला सरकार की भूमिका के आधार पर बात कर चुके, विकास की व्यवस्था के आधार पर बात कर चुके। यहाँ पे व्यवस्था नहीं, अवस्था है। क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर बात कर चुके, नियोजन के आधार पर बात कर। अब अपन बात करते हैं, पांचवा आधार लेते हैं, निर्भरता के आधार पर। ठीक है, निर्भरता के आधार पर वापस अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है? तो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? आत्मनिर्भर, आश्रित और परस्पर निर्भर। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं पांचवा। अपना पांचवा आधार कौन सा है? निर्भरता के आधार पर। ठीक है, पांचवा आधार अपना कौन सा है? निर्भरता के आधार पर। इसमें सबसे पहला
आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि हम किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। हमको जो चाहिए हम हमारे देश में बनाएंगे। हमको ना तो किसी से कुछ इंपोर्ट करना, हम एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब निर्यात करेंगे, आयात किससे नहीं करेंगे। मतलब मान लो कि मेरे को ट्रक की जरूरत है मेरी अर्थव्यवस्था में, तो मैं भारत में बनाऊंगा। मेरे को कार की जरूरत है, मैं सब कुछ मेरे ही देश में बनाऊंगा। मेरे को किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। उस अर्थव्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। मतलब वो किसी भी और देश पर किसी भी प्रकार से किसी भी सामान के लिए निर्भर नहीं है। उस अर्थव्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। और हमारे प्यारे मोदी जी की सबसे बड़ी लक्ष्य यही है कि हमको क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और उनकी सबसे बड़ी योजना, फ्लैगशिप योजना भी क्या है? आत्मनिर्भर भारत। इसीलिए कहा जाता है कि हम भारत को क्या है? आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि ये श्रेष्ठ टाइप है। इसमें हमारी ना तो कोई हमारी किसी के ऊपर क्या है निर्भरता नहीं होती, जिससे हम क्या है सहज तरीके से अपने फैसले ले सकें। हमको किसी भी बाहरी देश का कोई दबाव नहीं झेलना पड़े। इसलिए क्या है, सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था कौन सी मानी जाती है? अगर निर्भरता के आधार पर बात करें तो अपन आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। दूसरी बात करें, दूसरी अपन ने क्या बात करी थी? सेकंड कौन सा प्रकार था? तो वो था आश्रित अर्थव्यवस्था। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर पूरी तरीके से निर्भर हो, मतलब कि अगर उसको रोटी भी बनानी है ना तो आटा पास वाले देश से लाना है। मतलब कुछ भी वो अपने देश में नहीं बना सकता। अगर उसको नमक चाहिए तो पास वाले देश से, उसको और कुछ भी चाहिए तो इस देश से, उस देश से। मतलब वो कोई भी अर्थव्यवस्था अगर किसी पर पूरी तरीके से निर्भर हो, जो अपने देश में एक सुई तक नहीं बना सकता, या कुछ कहना अपन कि भाई अगर मेरे को मान लो कि मेरे को पानी भी पीना है तो पास वाले देश से जाऊंगा, भाई यार पड़ोसी से दूंगा, भाई पानी तो दे दे यार, मेरे को पानी पीना है। तो वो वाली उस तरह की अर्थव्यवस्था कौन सी होगी? वो होगी आश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। और तीसरी हो गई अपनी परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। देखो ये शब्द समझो, परस्पर मतलब यहाँ पर दो जने एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। मतलब मैं किसी चीज के लिए मेरे दोस्त पे निर्भर, और मेरा दोस्त किसी और चीज के लिए मुझ पे निर्भर है। जैसे मान लो एक बात करते हैं अपन, भारत, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं खाड़ी देश। एक उदाहरण ले रहा हूं, इसको आप एज इट इज, मतलब ये मत समझ ले ये पूरा सत्य, एक उदाहरण समझा रहा हूं। भारत इन खाड़ी देश पे किसके लिए निर्भर है? कच्चे तेल के लिए। क्या हमारे पास इतना कच्चा तेल होता है कि हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके? नहीं कर सके। हालांकि अभी हम रूस से ज़्यादा तेल ले रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि भारत कच्चे तेल के लिए किस पर निर्भर है? खाड़ी देश पे। ऐसे ही खाड़ी देश भारत से अनाज के पे निर्भर है। तो क्या इन दोनों की परस्पर निर्भरता है कि भाई कच्चा तेल हमको चाहिए तो हम किससे लेंगे? खाड़ी देश से। अनाज अगर खाड़ी देशों को, जो जैसे यूएई, सऊदी अरब, यहाँ के जो देश है, अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, वो किससे लेंगे? हमसे लेंगे। तो क्या इन दोनों देशों की परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी चीज के लिए। ये हमारे ऊपर निर्भर, कोई हम इन पे किसी चीज के लिए निर्भर। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। हमने 5 आधारों पर अर्थव्यवस्था की बात करी। सबसे पहले बात करी सरकार की भूमिका, दूसरा विकास की अवस्था, तीसरा नियोजन के आधार पर, चौथा क्षेत्र के आधार पर, पांचवा हमने बात करी निर्भरता के आधार पर, और एक लास्ट आधार हम लेंगे जो कौन सा है हमारा? विश्व के साथ, विश्व के साथ संबंध के आधार पर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर, दूसरा विकास की अवस्था के आधार पर, और तीसरा हमारा क्या है? विश्व के साथ संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना, विश्व के साथ संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? खुली और बंद। यहाँ इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसके पे सवाल आने की जो चांसेस है वो ज़्यादा है। और आपको समझ में आएगा कि भारत 1991 से पहले कौन सी अर्थव्यवस्था थी, 1991 के बाद हमने क्या रिफॉर्म्स किए, उसकी वजह से हमारी 1991 के बाद भारत कौन सी अर्थव्यवस्था थी, है ना।
तो अब अपन बात करते हैं सबसे लास्ट छठे आधार पर, विश्व के साथ संबंधों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। छठा आधार, विश्व के साथ, या हम बात करें संबंधों, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अंतर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर। पहली इसमें बात करेंगे अपन, पहली अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था, दूसरी खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, विश्व के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली बंद अर्थव्यवस्था और दूसरी खुली अर्थव्यवस्था। अब ये क्या है? ये शब्द बड़े अजीब से लग रहे होंगे। बंद अर्थव्यवस्था मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था में कोई काम ही नहीं हो रहा, कि पूरी तरीके से बंद है, मतलब यहाँ पर कोई उत्पादन नहीं हो रहा, कोई वितरण नहीं हो रहा, यहाँ कोई कंजप्शन नहीं हो रहा। क्या है ये बंद अर्थव्यवस्था? और खुली अर्थव्यवस्था में क्या सब कुछ खुला हुआ, फैक्ट्री खोल दी, ये खोल दिया, वो खोल दिया, मतलब सब कुछ खुला है? नहीं, इसका मतलब आप समझो क्या होता है। एक अर्थव्यवस्था है ये पूरी, मान लो एक कोई देश है, ये एक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और मतलब ये दूसरा देश, ये दूसरा देश, ये दूसरा देश, ये दूसरा देश, इनके साथ जब संबंध हो, मतलब ये एक देश है, मान लो भारत। भारत ने किसी दूसरे देश को सामान भेजा, मतलब जब एक देश दूसरे देश को कोई सामान भेजता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसने इसको सामान भेजा, सामान देश के बाहर भेजा। ये मान लो हमारा कौन सा देश मान लो, चलो इसको दुबई मान लो, ठीक है। जस्ट सपोज भारत ने जब कोई सामान दुबई को भेजा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? निर्यात। मतलब जब एक देश दूसरे देश को कोई सामान भेजता है या कोई सामान बेचता है, उसको अपन, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? निर्यात। अब यही दुबई हमारे देश को कुछ भेज रहा है, ठीक है। अब यह दुबई हमारे देश को मान लो तेल बेच रहा, ठीक है, तेल बेच रहा है। तो जब हम किसी दूसरे देश से अपने देश में कोई सामान खरीदते हैं या मंगवाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? निर्यात का जस्ट उल्टा आयात। यहां तक कोई दिक्कत? भाई निर्यात किसे कहते हैं? जब कोई देश दूसरे देश को सामान बेचता है, उस प्रोसेस को या उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? निर्यात। और कोई देश दूसरे देश से कोई सामान मंगवाता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? आयात। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया, निर्यात और आयात। बस इसी के आधार पर यह होगा कि कौन सी अर्थव्यवस्था बंद है और कौन सी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। तो पहली अर्थव्यवस्था अपनी कौन सी थी? पहला प्रकार अपना कौन सा था? बंद अर्थव्यवस्था। ये कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? समझना इस बात को। जिन अर्थव्यवस्थाओं में आयात निर्यात के आयात निर्यात के नियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कठोर होते हैं। मतलब जो देश दूसरे देशों से कम आयात या कम निर्यात करते हैं, या जिन देशों में आयात निर्यात के जो नियम होते हैं कि भाई सरकार पॉलिसी बनाती है कि आपको किसी देश से आयात करना है तो क्या आयात करना है, कितना उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है। जैसे कल अपन ने बात करी थी कि BMW पे सरकार 70% इम्पोर्ट ड्यूटी लेती है। तो जिन देशों में आयात और निर्यात को लेकर जो नियम बनाए जाते हैं वो थोड़े कठोर होते हैं, दूसरे देशों अपेक्षाकृत दूसरे देशों की कंपनियां यहाँ पर आकर काम नहीं कर सकती, उनके लिए दरवाजे यूं मान लो एक तरीके से बंद ही कर दिए जाते हैं। ना हम कहीं जाएंगे ना हम किसी को आने देंगे। उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं अपन? बंद
अर्थव्यवस्था। तो सीधी से इसकी परिभाषा ये समझ लो, जिन देशों में आयात निर्यात को लेकर जो नियम होते हैं वो थोड़े कठोर होते हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं को अपन क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। मतलब कहने का कि हमने क्या है, दुनिया के देशों के लिए क्या है, दरवाजे बंद कर दिए कि आपको हमारे यहाँ पे आकर व्यापार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ही करेंगे। हमको किसी और देश से या किसी और अर्थव्यवस्था से हम ना तो कोई इम्पोर्ट करते हैं ना एक्सपोर्ट करते हैं। उस टाइप की अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी थी? खुली अर्थ व्यवस्था। जस्ट उल्टा मान लो उसका। जिन अर्थव्यवस्थाओं में आयात निर्यात के नियम अपेक्षाकृत उदार होते हैं, मतलब अगर मैं चाहूँ, जैसे मेरी मान लो एक कोई, मैं हूँ ये भारत हमारा, ये भारत में मैं काम कर रहा, मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब मेरे को मान लो कोई सामान मंगवाना है, मैं गया सीधा, ये मान लो चाइना। मेरे को यहाँ पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार कहती है आपको जहाँ से चाइना से मंगाना चाइना से मंगाओ, यूएसए से मंगाओ, मतलब किसी भी देश से मंगाओ। ये आयात और निर्यात के जो नियम है वो अपेक्षाकृत क्या है? उदार है या सरल है, जिनमें इतना कंट्रोल नहीं है, इतना नियंत्रण सरकार का नहीं है आयात और निर्यात पे। आप इजीली किसी भी देश से आयात कर सकते हो कि इजीली किसी भी देश को निर्यात कर सकते हो। उन टाइप की अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं अपन? खुली अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं अपन भारत की। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? सोचो, बंद अर्थव्यवस्था है या खुली अर्थव्यवस्था है? देखो, अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट डे की बात करें, तो भारत आज के टाइम पे कौन सी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था। क्या हमेशा से भारत खुली अर्थव्यवस्था थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या भारत जब आजाद हुआ 1947 में, वर्तमान में भारत क्या है? खुली अर्थव्यवस्था। मतलब हम क्या, चाहे जिससे आयात करो चाहे जिससे निर्यात करो। हाँ, वो बात अलग है कि हम पाकिस्तान को, अब हमने आयात निर्यात पाकिस्तान से बंद कर रखी है, लेकिन क्या हम पूरे देश से, पूरे विश्व में किसी भी देशों से व्यापार कर सकते हैं? बस सरकार को कल इन्फॉर्म करो, आपका जो सामान बेचना है बेचो, आपको जो सामान मंगाना है मंगाओ। और सरकार तो फोकस कर रही है कि सबसे ज़्यादा अभी प्लान भी किस पे आ रहा है? एक्सपोर्ट पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, निर्यात बढ़ाओ, निर्यात बढ़ाओ, निर्यात बढ़ाओ, आयातों को कम करो, है ना। तो वो क्यों कर रही है? ठीक है। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, क्या भारत उस टाइम पे खुली अर्थव्यवस्था था? नहीं। उस टाइम पे भारत अपेक्षाकृत क्या था? बंद अर्थव्यवस्था। ऐसा क्या हुआ कि जब 1947 में जब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था भी अपनाई, सब कुछ किया, लेकिन हमने अपेक्षाकृत बंद अर्थव्यवस्था को ही अपनाया? इसका क्या कारण रहे? और फिर ऐसे क्या कारण रहे कि हम इसकी ओर शिफ्ट हुए? ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको भारत का आर्थिक इतिहास समझना होगा, जो 1947 से लेकर अभी तक का जो प्रोसेस रहा उसको समझने की जरूरत है। देखो, समझना, जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या किया भाई, जो भी हमारे अर्थशास्त्री थे उनको बुलाया। उन्होंने उनको बुलाया तो भाई उन्होंने पूछा कि भाई हम क्या करें, हम कौन सा मॉडल अपना हमारे देश के लिए कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था को सबके लिए खुली रखें या बंद रखें। तो फिर एक स्टोरी समझाता हूँ मैं आपको, शायद उससे समझ में आ जाएगा कि हम उस टाइम पे बंद अर्थव्यवस्था क्यों थे। देखो, हमारे यहाँ पे भारत जब गुलाम बना, क्यों बना समझना। वास्को डी गामा, ये जब आप भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, सबसे पहले इस आदमी का नाम सुनेंगे। कौन है ये? वास्को डी गामा। ये जब भारत में आता है, ये मान लो ये कहाँ है, ये ध्यान रखना, भारत सबसे पहले आया, भारत में सबसे पहले अंग्रेज में ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? तो ये ध्यान रखना, पुर्तगाली आए थे। मैं इकोनॉमी के हिसाब से आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी इसको डीप आप भारत के आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं एक स्टोरी समझाना चाह रहा हूँ। तो वास्को डी गामा सबसे पहले पुर्तगाल से घूमता 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 यहाँ ठेठ दूर कहाँ आता है? ये हमारा प्यारा मान लो भारत। समझना इस बात को, भारत आता है तो भारत में सबसे पहले उतरता है केरल पे। केरल में काली मालाबार तट पर उतरता है,
और यहाँ पर ये एक राजा होता है जैमोरिन, जैमोरिन से मिलता है और जैमोरिन देखता है कि यार ये गोरी चमड़ी वाला आदमी तो गजब ही लग रहा। मतलब होता ना कि हमारे यहाँ पे एक वो शुरू से हमारे पाश्चात्य मतलब प्राचीन इतिहास से हमारे यहाँ पे एक परंपरा चली हुई कि अतिथि देवो भव। तो जब क्या होता है कि वास्को डी गामा यहाँ पर आता है, इसको लेके भी एक आदमी आता है जिसका नाम क्या है, एक नाविक अब व्यापारी रहता है अब्दुल करके, वो इसको यहाँ पर लेके आता है। और वो जब यहाँ से जाता है तो हमारी एक आदत है कि हम जब भी कोई मेहमान जाता है तो उसको बहुत सारा हमारे यहाँ के जो सामान होता है वो लाद देते हैं। तो जब ये भारत आया और भारत से वापस गया यहाँ पे, तो इसके जहाजों को इस यहाँ के शासक ने किससे भर दिया, गरम मसालों और सोने से। जब ये वापस पुर्तगाल जाता है तो ये इनको बेच के इतना पैसा कमाता है कि कहते हैं कि उसकी पूरी यात्रा का जो खर्चा था उससे शायद 200-300 गुना ये पैसा कमाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये देखता है कि यहाँ पे जो भारत है, जैसे आज़ाद हुए हम तो नेहरू जी ये मानते थे कि हमारा भारत अखंड है, लेकिन यहाँ के लोगों ने जब इन अर्थशास्त्रों से पूछा कि हम इस अखंड भारत को अब कैसे क्या करें कि हम अच्छी अर्थव्यवस्था को डेवलप करें, तो उन्होंने बोला अखंड भारत तो शुरू से कभी रहा ही नहीं। जैसे हमारा राजस्थान में बात करें तो जयपुर वाले उदयपुर वाले से लड़ रहे थे, जोधपुर वाले उदयपुर वाले से लड़ रहे थे, उदयपुर में कोई समस्या है तो जयपुर वाले को कोई लेना ना। ठीक वैसे ही था कि मराठों को उत्तरी भारत से कोई लेना नहीं, तो हम तो क्या है बटे हुए थे। यही बात इन लोगों ने समझ ली और फिर क्या होगा, धीरे 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 इन्होंने हमको क्या है गुलाम बना लिया। और ऐसे ही हमारे भारत में कंपनी आई थी, यूं समझो एक कंपनी आई थी जो एक विदेशी कंपनी थी, इस कंपनी के नाम से यूं समझ लो भारत में इस कंपनी को कोई याद ही नहीं करना चाहता, एक बुरा सपना था ये, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कभी हम पर शासन करने आई नहीं थी, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। ये भारत पे जब व्यापार करने आई थी तो ऐसे आई थी कि अरे साहब हमको आपके साथ व्यापार करना, हमको थोड़ी सी जगह दे दो, एक फैक्ट्री लगानी। जैसे आता है ना कि आज भी जैसे उद्योगपति सरकार के पास जाते हैं कि माई बाप मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो, मेरे को यहाँ फैक्ट्री लगानी। ठीक ऐसे ही ये हमारे यहाँ पे आए थे और इन्होंने हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाई। फिर जब इन्होंने धीरे धीरे यहाँ के लोगों को देखा कि ये तो अरे यार ये तो एक दूसरे से लड़ ही रहे, और हमारे भारत में क्या है कि बहुत आसान है लड़ाने के लिए कि भाई तू इस जात का, तू उस जात का, उस धर्म का। इन अंग्रेजों ने भी एक ही रूल अपनाया, कौन सा, डिवाइड एंड रूल, जिसको अपन बोलते क्या है, फूट डालो और राज करो। समझना इस बात को। ये क्या, तो एक मुट्ठी भर का देश, मतलब वो देश जो शायद आज क्षेत्रफल में राजस्थान के बराबर है, उसने पूरे भारत पर राज किया। क्यों, इस वजह से कि इसने क्या किया, हमारे यहाँ पे आज भी देखो ना, आज भी आप देखोगे अगर न्यूज़ चैनल देखोगे, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, एसटी एससी वाले जनरल से लड़ रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पर क्या जातीय संघर्ष इतना है कि आपको आज कह रहा हूँ ना, आप कितने ही बुद्धिजीवी हो, आपकी अगर भावनाओं को हाथ करना, आपको किसी लड़ाना 2 मिनट में लड़ाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, थोड़ा सा बस आपकी या तो आपकी कास्ट के लिए बोल दो या आपके रिलीजन के लिए बोल दो। और यही हो रहा है। तो हम भारत क्या है कि हम भारतीय थोड़े क्या है कि दिल से ज़्यादा सोचता है एज कम्पेयर टू दिमाग से। ये सारा इंसिडेंट जब नेहरू जी को बताया गया है कि हम व्यापार के कारण, जब एक व्यापारिक कंपनी ने आकर हम पर इस तरीके से 200 साल तक शासन किया, तो नेहरू जी बोले कि बस अब मेरे को गणित में समझ में आ गई कि हमको क्या है बाहरी कंपनियों को आने नहीं देना था, कि बाहरी कंपनी आई नहीं, ये सारे नाटक हो ही नहीं, हम वापस से गुलाम बने ही नहीं। तो हमने जो 1947 में मॉडल अपनाया, वो कौन सा मॉडल अपनाया, बंद अर्थ व्यवस्था। ठीक है, अब क्या होता है, अब बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जैसे जैसे क्या होता है कि अब हमारे आयात तो बढ़ रहे लेकिन हमारे निर्यात नहीं है। हमारे पास क्या है, तेल नहीं है, इसके लिए क्या है, हम बाहर से बाहर से तेल मंगवाते हैं। बहुत सी ऐसी सामान है जो हम बाहर से मंगवाते गए। इससे क्या होता है कि धीरे 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 हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होता गया। क्यों, क्योंकि हमको बाहर से सामान खरीदना है तो हम किस में खरीदेंगे, डॉलर में। लेकिन क्या हमको उतने डॉलर मिल रहे हैं, क्या हम उतना निर्यात कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे। तो उस वजह से क्या है, कच्चे तेल का हम क्या करते थे, सबसे बड़ा हमारा जो आयात है वो क्या, कच्चे तेल का। उसके बाद कच्चे तेल के बाद में स्वर्ण, हम बहुत सी
वस्तुएं ऐसी जो बाहर से आयात करते थे, आयात में हमारा क्या होता था, खर्चा होता था। ऐसे हमारा धीरे 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 हमारे क्या होता है, क्या धीरे धीरे हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खाली होता गया। फिर सबसे बड़ी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें हमको सबसे बड़ा धक्का लगा, जो भारत की अभी तक की, अगर इस पंचवर्षीय योजना को अगर हम हटा दें, 1961 वाली पंचवर्षीय तृतीय पंचवर्षीय योजना को अगर हम हटा दें, तो शायद भारत का आर्थिक इतिहास बहुत अच्छा होता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, 1962 में होता है भारत चीन युद्ध, जिसने भारत को बहुत बुरी तरीके से, भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। सबसे बड़ा झटका हमको, हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के 15 साल बाद हमको क्या हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ। इसी दौरान हमको 1965 में भी फिर वापस युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान। तो ये जो युद्ध हुआ, और भगवान ने हमको पड़ोसी भी इतने बढ़िया दिया ना कि हमको क्या डिफेंस पे खर्चा बहुत अच्छा करना पड़ता है। अगर आप भारत का जब से आप खर्चा उठाओगे, तो अगर डिफेंस पे हम अगर इतना अच्छा खर्चा, मतलब इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करें, तो हो सकता है हम अर्थव्यवस्था में और अच्छा करें। लेकिन इन दोनों की वजह से अब हमको क्या अर्थव्यवस्था पे डिफेंस पर अच्छा खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा था। और डिफेंस में हम क्या, या तो सोवियत रूस से मंगवाते, या अमेरिका से, या फ्रांस से, इनमें क्या वापस डॉलर में देना। तो ऐसे करते 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 क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो धीरे धीरे क्या है, खत्म होने लगता है। एक और जब आगे चलते 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 तो 1990 में होता है, जो कहते हैं ना ताबूत में आखिरी खील साबित हुआ भारत की बंद अर्थव्यवस्था में, 1990 में होता है खाड़ी युद्ध। और हम सबसे ज्यादा कच्चा तेल कहाँ से मंगवाते हैं, खाड़ी देशों से। खाड़ी देशों में कुवैत, ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरब, इनसे मंगाते। और जब ये पूरे देश यहाँ पर संकट में आ गए, उस समय जो कच्चे तेल के प्राइस थे, कहते हैं कि जैसे मान लो $5 थे, तो $5 प्रति बैरल से मान लो $50 प्रति बैरल तक चले गए। एकदम से जब इस कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, तो हमारे पास जब धीरे धीरे हमारा पूरा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होता गया। और एक टाइम पे 1991 तक आते हुए कंडीशन ये रहेगी, जब पीवी नरसिम्हा राव 1991 आते हुए प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, पीवी नरसिम्हा राव को ये सूचना दी जाती है कि भारत के पास अब सिर्फ इतना पैसा बचा है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक का खर्चा उठा सकता है, इसके अलावा नहीं। और दूसरी एक और हमारे साथ इसी टाइम पे लगभग थोड़ा सा टाइम पहले एक और ट्रेजेडी कि हमारा सबसे परम मित्र जो था, कौन सा, सोवियत संघ इस समय टूट रहा था, और वो लगभग टूट ही गया था बाकी छोटे छोटे देशों में। तो हमारा परम मित्र भी संकट से निकल, अब हम कर्जा ले किससे, क्योंकि भारत शुरू से जब से आज़ाद हुआ उसका झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि साम्यवाद की तरफ, सोवियत रूस की तरफ ज़्यादा रहा। और जब भी हमको ज़रूरत पड़ी हमको सोवियत रूस ने मदद करी, लेकिन इस टाइम ये खुद अपने घर में आग लगी हुई थी, तो ये हमको सब मदद दे नहीं पा रहा था। इधर खाड़ी युद्ध हो गया, तो हमारे पास क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल लगभग खत्म हो गया। और हमारे पास ये हो गया था कि 14 दिन तक का खर्चा चलाने के पैसे थे, 15वें दिन शायद भारत के पास अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं थे। अब इस कंडीशन में करें क्या? पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सीधा सीधा क्या है, उस टाइम पे वित्त मंत्री थे महान अर्थशास्त्री भारत के, जिनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, कौन थे, मनमोहन सिंह, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके। तो मनमोहन सिंह जी को फोन लगाया कि भाई देखो हमारे पास तो ये स्थिति होगी कि हमारे पास तो पैसा खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है, अब कहीं ना कहीं से तो पैसे लाओ, हमको कर्जा चाहिए। मनमोहन सिंह जी थोड़ी देर सोचे, यार ये तो टेंशन वाली बात होगी, अब हम जाएं किसके पास, हमारे तो दोस्त भी खुद के घर में आग लगी हुई, सोवियत संघ भी ना है, कहाँ से क्या करें। तो मनमोहन सिंह जी ने थोड़ी देर सोचने के बाद इनको बोला कि एक काम करो, एक चार्टर प्लेन बुक करो मेरा, और मेरे को भेजो वॉशिंगटन। कहाँ पर भेजो, वॉशिंगटन। तो ये नरसिम्हा राव जी बोले कि वॉशिंगटन में है क्या? बोले वहाँ एक माई बाप बेटे जो हमें लोन दे सकते। बोले कौन से? जिसको बोलते हैं IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। बोले इसके पास जाऊंगा और यहाँ से मैं पैसे लेके आऊंगा। तो सीधे मनमोहन जी जाते हैं वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन में किसके पास जाते हैं, IMF के पास। और इनको आते कि भाई साहब हमारी मदद करो, हमारे पास पैसा नहीं है, हमको चाहिए कर्जा।
तो आईएमएफ क्या है कि आईएमएफ जो है वो ऐसे समझ लो कि अमेरिका का पीछे लग्गू है। ये हमेशा से कहा गया है कि आईएमएफ में वही होता है जो अमेरिका डिसाइड करता है। और अमेरिका जैसे कि हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा समर्थक है, और हम अभी तक क्या थे, बंद अर्थव्यवस्था थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण। आईएमएफ बोलता है कि ठीक है, जब मनमोहन जी इनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको लोन देंगे, हम आपको इस संकट से उबार लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले कि क्या? बोले कि आपको आपकी अर्थव्यवस्था में एक नया मॉडल अपनाना होगा, जिस मॉडल को बोला गया एलपीजी। अब ये ध्यान रखना, ये एलपीजी वो अपने घर में जलने वाली गैस नहीं है कि भाई आप यहाँ से हमारे यहाँ गैस लगाओ, नहीं। ये एलपीजी 3 शब्दों से बना है, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। इंग्लिश में इसको बोलते, हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे इसको निजीकरण। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। बोले आप अर्थव्यवस्था में अगर इस मॉडल को अपनाते हो, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था में क्या बूस्ट आएगा, आप निजी क्षेत्र को इतना महत्व क्यों नहीं देते हो? निजी क्षेत्र के साथ जब आप मिलकर काम करोगे तो आपकी अर्थव्यवस्था में अच्छा पैसा आएगा और आप हमारा कर्जा चुका सकोगे और विश्व, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोलो और एलपीजी मॉडल अपनाओ। अब यहाँ पे ये 3 शब्द समझना। उदारीकरण, उदारीकरण क्या होता है कि यहाँ पर जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो हमने बात करी थी बंद अर्थव्यवस्था में, आयात निर्यात को लेकर जो नियम कठोर थे उनको क्या थोड़े उदार बनाओ, यानी कि आपने जितना टैक्स लगा रखा उसको कम करो। मतलब कहने के लिए सारे नियम, जो धंधे करने के जितने भी नियम है, जो पहले लाइसेंस लेना पड़ता था या ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे, फलाना करना पड़ता था, ठीक है, मतलब लोगों के पैर के जूते घिस जाते थे पर उनको क्या लाइसेंस नहीं मिलता। तो ये सारा लाइसेंस राज खत्म करो, धंधे करने के या बिजनेस करने के जो नियम है उनको आप उदार करो, तो उसको क्या बोला गया? उदारीकरण। फिर दूसरा इन्होंने बोला आप निजीकरण करो। मतलब पहले क्या था कि सरकारी सभी कंपनियां चलाती थी, बड़ी बड़ा जो क्षेत्र था वो क्या है, सरकार के पास था। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे आप उदाहरण ले लो हिंदुस्तान जिंक का, ये कौन चलाती थी? एक टाइम पे सरकार चलाती थी। तो उनको बोला कि आप सारे काम छोड़ो और इनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, निजीकरण करो। तो सरकार ने क्या अपनी संपत्तियां बेचनी शुरू करी, ठीक है, तो उसका क्या करो, निजीकरण करो, कि निजी क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दो। और तीसरा क्या करो, वैश्वीकरण करो। मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए खोलो। दुनिया की कोई भी कंपनी आके आपके यहाँ पे धंधा कर सकती है, आप कहीं भी जाके धंधा कर सकते हो, यानी कि दुनिया की कोई भी कंपनी आना चाहे भारत में तो आप उनका दिल खोल के स्वागत करो। तब आईएमएफ ने ये शर्त कि आप एलपीजी मॉडल अपनाओ और तभी हम आपको कर्ज देंगे। और जब हम कर्ज लेके आए और हमने इसके बाद 26 जुलाई या शायद 24 जुलाई, इन दोनों में से एक डेट है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, 1991 में जब मनमोहन सिंह जी ने बजट पेश किया उसमें यह नया मॉडल लागू किया गया। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था, जो कि 1991 तक बंद अर्थव्यवस्था थी, वो खुली अर्थव्यवस्था में ट्रांसफॉर्म हुई और आज हमारी अर्थव्यवस्था कौन सी हो गई है? खुली अर्थव्यवस्था। यही कारण है कि आज आप देखते हो ना, ये पिज़्ज़ा हट, मैकडोनाल्ड्स, केएफसी, हर लेवाइस वगैरह वगैरह, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये इजीली भारत में आ पाई और आज भारत में आसानी से व्यापार कर पा रही है। वो इस कारण से, कौन से मॉडल के? एलपीजी। और जो हमारी अर्थव्यवस्था 1991 में हम थे, जहाँ पर हम क्या 14 दिन हम खर्चा नहीं चला सक रहे थे, आज हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं किस में? इकोनॉमी, मतलब जीडीपी के आधार पर अगर हम बात करें तो हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। क्रय क्षमता के आधार पर बात करें, खरीदने की क्षमता के आधार पर बात करें तो हम आज सिर्फ और सिर्फ 2 देश से पीछे, वो है अमेरिका और चाइना। भारत क्रय क्षमता के आधार पर 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जीडीपी के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और जो आईएमएफ 1991 में हम पे कर्जा लेने के लिए हमको शर्तें दी थी, आज उसी आईएमएफ में मोदी जी जाके बोलते कि भाई तेरे को पैसे चाहिए तो हमको बता देना, हम दे देंगे। और भारत आज 10th सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है आईएमएफ के फंड में। और हमारी अर्थव्यवस्था अब कौन सी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था। तो अगर आज आपके सवाल पूछे कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो खुली अर्थव्यवस्था है। हम 1947 में बंद अर्थव्यवस्था थे, जो हम 1991 में खुली अर्थव्यवस्था में ट्रांसफॉर्म हो चुके। ये थे हमारे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अभी तक हमने देखा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कितने प्रकार की होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था किन किन आधारों पर कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक चालू करेंगे, बैंकिंग चालू करेंगे,
यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और जो भी लोग तैयारी में है, चाहे वो रीट की हो, सेकंड ग्रेड की हो, आरएस की हो, कोई से भी सरकारी एग्जाम है जिसमें अर्थव्यवस्था आती हो, आप प्लीज़ उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।